the roles were updated and they were changed into non-machine readable, non-searchable, low quality pictures. So was that because a lot of searches were being conducted in these roles? And secondly, why is the dual Epic ID issue there in Bihar, despite the commission saying back in May that, we have resolved it across the country? 76. सर मैं मुकेश कौशिक हूँ दैनिक भास्कर से। सर आपने देखा होगा कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन ने सेंट्रल बेंगलुरु की कॉन्स्टिट्यूंसी के तहकीकात की और ढेर सारे आरोप लगाए। उनका कहना था कि फेक सस्पिशियस वोटर बन रहे हैं, मैनिपुलेटेड हैं, मास एडिशन हुए हैं। इसके 2-3 दिन बाद ही बीजेपी के पावरफुल लीडर अनुराग ठाकुर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि उनके पास कंक्रीट प्रूफ हैं कि कंक्रीट प्रूफ है इस बात के कि लैक्स ऑफ सस्पिशियल वोटर्स, डुप्लीकेट वोटर्स, फेक एड्रेसेस, एज मैनिपुलेशन, मास एडिशन हैव बीन फाउंड इन वायनाड, रायबरेली एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंसी। देश की 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि फेक वोटर्स, बोगस वोटर्स, मैनिपुलेशन ऑफ एज, डुप्लीकेट वोटर्स ये मौजूद हैं। तो आप कितना सहमत हैं और इन आरोपों के आप क्या जांच कोई कराएंगे? 196. हाँ, I'm coming. श्री ज्ञानेश कुमार, मेरा नाम परंजॉय गुहा ठाकुरता है, मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। परंजॉय गुहा ठाकुरता। सर, फ्यू क्वेश्चंस। इतना हड़बड़ी में आपको एसआईआर करने का क्या जरूरत है जब बाहर चल रहे बिहार में बारिश के समय, और समय बहुत लोग कह रहे हैं बहुत कम है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया 14 तारीख के दिन, आपको मशीन रीडेबल जो 65 लाख लोग का नाम नहीं है तो आपको देना पड़ेगा। इससे पहले आपने क्यों नहीं दिया? आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र में जो 40 लाख नया वोटर आए हैं और लोग कह रहे हैं कि पहला बार महाराष्ट्र के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में वोटर ज़्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम, और 5 बजे के बाद बहुत लोग वोट दिया। तो ये सारे जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे हैं, राजनीतिक दल का नेता दे रहे हैं। चुनाव आयोग अभी तक खामोश थे, क्यों? 279. सर, मैं पीयूष पांडे हूं TV9 भारतवर्ष से। मेरा सवाल ये है कि AI और डीप फेक जैसे तकनीकी खतरे भी मंडरा रहे हैं, राजनीतिक दल उसका प्रयोग भी कर रहे हैं। क्या चुनाव आयोग के पास इस पर शिकंजा कसने के लिए कोई कानूनी प्रावधान है और क्या इसको लेकर के कोई कदम उठाया जा रहा है? दूसरा एक सवाल मेरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया तब चुनाव आयोग 65 लाख हटाए गए वोटरों की सूची जारी करने की दिशा में काम कर रहा है। क्यों राजनीतिक दलों के कहने पर पहले ऐसा नहीं किया गया? 147. We'll start the next round. सर मैं गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत से। मेरा सवाल ये है सर कि चूंकि हम लोग चुनाव आयोग भी देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी देखते हैं, बार बार ये सवाल उठा, और जिस बात को आप कह रहे हैं कि भारत का संविधान कहता है कि भारत का नागरिक ही वोट डाल सकता है, लेकिन भारत के नागरिक ही वोट डाले और चुनाव आयोग नागरिकता तय करे कि बीच की जो एक पतली सी रेखा है उसको लेकर जो कानूनी लड़ाई है वो कैसे सुलझने वाली है? और दूसरा ये कि जो ये बार बार विवाद आता है कि वोटर लिस्ट जो है वो सर्चेबल हो, फिर उसमें एक जैसे कई नाम है, क्या ऐसी कोई प्रक्रिया या आधार को लेकर जो चर्चा है कि अगर आधार से लिंक कर दिया जाए सिर्फ इस मकसद से कि एक व्यक्ति के पास दूसरा वोटर आईडी कार्ड न बनने पाए जब तक कि डेटाबेस में ऐसी जानकारी हो, इसके लिए आयोग क्या कदम उठा रहा है? ठीक, तो इन 5 अपने जर्नलिस्ट का मैं जवाब देता हूं। मशीन रीडेबल मतदाता सूची और सर्चेबल मतदाता सूची, दोनों में हमें अंतर समझना होगा। जो चुनाव आयोग की वेबसाइट में मतदाता सूची होती है उसमें आप एपिक नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको मशीन रीडेबल नहीं कहा जाता।
मशीन रीडेबल के ऊपर मैंने आपको शुरुआती उसमें बताया था कि 2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय का गहन अध्ययन किया और ये पाया कि मशीन रीडेबल इलेक्टोरल रोल देने से वोटर की प्राइवेसी का हनन हो सकता है। इसलिए मशीन रीडेबल एक अलग चीज है। जो मशीन रीडेबल का अर्थ ये होता है कि आप उस इलेक्टोरल रोल को पढ़ भी सकते हैं। उसमें अगर आपके पास कंप्यूटर पे वो सूची आ गई तो आप ये फोटो उठा के दूसरी जगह भी डाल सकते हैं। अगर आपने एक व्यक्ति की फोटो दूसरी जगह डाल दी और पलट दी तो वो व्यक्ति वोट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब वो वोट करने जाएगा तो उसका चेहरा नहीं मिलेगा। तो मशीन रीडेबल एक अलग चीज है, मशीन रीडेबल वर्जित है। तो उसको आप, ये चुनाव आयोग का अकेला फैसला नहीं है, ये चुनाव आयोग का फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद है और 2019 से है। तो मशीन रीडेबल अलग चीज हो गई और एक लिस्ट को सर्च करना वो एक अलग विषय हो गया। जब आप एक लिस्ट को सर्च करते हैं तो उसमें एक सवाल यह आया था कि डुप्लीकेट एपिक की समस्या चुनाव आयोग ने जब पहले सॉल्व कर ली तो इस तरह के डुप्लीकेट एपिक दोबारा कैसे आए। डुप्लीकेट एपिक दो तरीके से हो सकते हैं। एक कि एक व्यक्ति जो वेस्ट बंगाल में है, जो व्यक्ति अलग है, उसका एक एपिक नंबर है, और एक व्यक्ति जो हरियाणा में है उसका एपिक नंबर भी वही है। अर्थात एपिक नंबर 1 व्यक्ति 2। जब ये सवाल उठा लगभग मार्च 2025, जब हम लोगों ने उसके ऊपर चर्चा की और उसको हम लोगों ने पूरे देश भर में सुलझाया, लगभग ऐसे 3 लाख लोग मिले जिनकी एपिक संख्या 1 थी। तो उनकी एपिक संख्या बदल दी गई, जिससे एक ही एपिक से 2 लोग ना हो, एक ही नंबर के 2 लोग ना हो। दूसरी तरह की डुप्लीकेसी ऐसे आती है जब एक ही व्यक्ति का एक से ज्यादा जगह मतदाता सूची में नाम हो और उसका एपिक नंबर अलग हो। अर्थात व्यक्ति 1 एपिक अनेक। पहली वाली स्थिति ये थी एपिक 1 व्यक्ति अनेक। तो एपिक 1 व्यक्ति अनेक की समस्या तो चुनाव आयोग ने पहले सुलझा ली, लेकिन जब यह विषय आया कि एक ही व्यक्ति और उसके कई एपिक्स हैं, तो कुछ केसेस में जब शिकायत आई तो हम लोगों ने तहकीकात की तो ये समझ में आया कि जो व्यक्ति, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर वो गांव में रहता था तो वहाँ उसका एक जगह नाम था, फिर वो शहर में आया, फिर वो वहाँ से चलते चलते दिल्ली या बम्बई पहुँच गया और उसने अपना पुराना नाम डिलीट नहीं कराया। पहले ये संभव नहीं था। 2003 से पहले नाम अगर आपको पुरानी जगह से कटवाना है तो कोई वेबसाइट नहीं थी इलेक्शन कमीशन की जिसमें एक ही जगह सारा डेटा हो। हर स्टेट की अलग अलग वेबसाइट थी। तो नतीजा, अगर आप पटना से चल के दिल्ली आ चुके हैं और आप पटना का वोट कटवाना चाह रहे थे तो आप एक पत्र लिख सकते हैं। अब उस पत्र के ऊपर कार्रवाई हुई, आपने सही जगह भेजा, नहीं भेजा और आपका वहां वोट नहीं कटा। आप दिल्ली आ चुके, आपका यहाँ नया मतदाता सूची में नाम आ गया, आपके पास एक नया एपिक नंबर है। तो 2003 से पहले चूंकि तकनीकी सुविधा अवेलेबल नहीं थी, तो इस तरह के बहुत लोग जो माइग्रेट कर करके अलग अलग जगह गए, उनके नाम कई जगह आ गए। फिर एक ये सवाल उठा कि फिर उसको आज की तारीख में तो वेबसाइट है, कंप्यूटर है, उसको आप सेलेक्ट करके हटा सकते हैं। लेकिन वही मैं बात आपको बताना चाह रहा था, चुनाव आयोग मतदाताओं के साथ चट्टान की तरह खड़ा होता है। अगर किसी के कहने से मैं आपका वोट काट दूं या किसी के कहने से मैं ये मानूं कि पीयूष जी के नाम के, अगर आपको अंदाज़ा न हो तो अगर पीयूष जी के नाम को अगर आप 100 करोड़ में सर्च करेंगे तो आपको हजारों लोग मिलेंगे।
अब कौन से पीयूष जी का नाम काटा जाए, कौन से पीयूष जी दो हैं ये? तो अगर इसको जल्दीबाजी में किया जाएगा तो किसी भी मतदाता का नाम गलत कट सकता है, आपकी जगह किसी और का कट जाए। इसलिए शायद पिछले 20 सालों में टेक्नोलॉजी तो थी, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसी का मतदाता सूची से नाम काटा जाए, ये गलत होगा। और इसीलिए चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया। और इसकी या तो व्यक्ति खुद कर सकता है तो कोई आपत्ति नहीं है, और या फिर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए जब ये न्यूमरेशन फॉर्म बनेगा तो पीयूष पांडे जी के पास ही फॉर्म पहुंचेगा। अगर उनके पास दूसरा फॉर्म पहुंच जाएगा तो एक ही पे दस्तखत करेंगे और डुप्लीकेट वोट की समस्या का निदान हो जाएगा। एसआईआर में हड़बड़ी क्यों? यह भी एक भ्रम फैलाया जाता है। आप लोग मुझे बताएं कि चुनाव से पहले मतदाता सूची शुद्ध करनी चाहिए या चुनाव के बाद? चुनाव से पहले। और यह बात चुनाव आयोग नहीं कह रहा है, यह बात लोक प्रतिनिधित्व कानून कह रहा है कि हर चुनाव से पहले आपको मतदाता सूची शुद्ध करनी होगी। यह चुनाव आयोग का कानूनी दायित्व है। फिर यह बात आई कि 7 करोड़ से ज्यादा बिहार के मतदाताओं तक क्या चुनाव आयोग पहुंच पाएगा? हकीकत आपके सामने है। जब 24 जून से यह कार्रवाई शुरू हुई तो यह पूरी प्रक्रिया लगभग 20 जुलाई तक ही समाप्त हो गई। फिर यह बात आई कि साहब जुलाई में क्यों? उस समय मौसम अच्छा नहीं होता। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में इसके पहले भी 2003 में एसआईआर हुआ था और उसकी तारीख थी 14 जुलाई से 14 अगस्त, और तब भी सफलतापूर्वक हुआ था। और इस बार भी सफलतापूर्वक सबके इन्यूमरेशन फॉर्म्स वापस आ गए। एक और सवाल पूछा गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के कहने से हम लोगों ने ये मशीन रीडेबल फॉर्मेट क्यों दिया? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कहा है कि हर जिले की अलग वेबसाइट बनाई जाए और हर जिले की वेबसाइट पर एपिक नंबर से सर्च होने वाली सूची रखी जाए। और आपको ये जानकर हर्ष होगा कि 56 घंटों के अंदर चुनाव आयोग ने उसका अनुपालन किया है और हर जिले की वेबसाइट की सूची आप सबको जो फोल्डर दिया गया है उसमें है, आप भी सर्च कर सकते हैं। जहां तक आपके पास जो फोल्डर दिया गया उसमें एक वो भी मिनट्स मौजूद है 20 जुलाई के, जहां पर अगर आप खोलेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि हर बूथ पर बूथ लेवल ऑफिसर, बूथ लेवल एजेंट, सरपंच सबने मिलकर ये दस्तखत करके सूची बनाई कि ये लोग मृत पाए गए हैं, उनका एपिक नंबर भी है, उनका नाम भी है, और ये लोग स्थायी रूप से स्थानांतरित पाए गए हैं, उनका नाम भी है, और इन लोगों का इन्यूमरेशन फॉर्म या इन लोगों का नाम एक जगह से ज्यादा है, वो भी है। आप उस सूची को देखें तो ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने ये लिस्टें साझा नहीं की थी, लेकिन चूंकि इसका अंतिम निर्णय अभी ईआरओ ने नहीं लिया था, इसीलिए ये सूचियां राजनीतिक दलों को दे दी गई थी। और कुल मिला के जिन लोगों के इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं आए, वो 1 अगस्त को जब ड्राफ्ट लिस्ट दी गई थी राजनीतिक पार्टियों को, वो भी दस्तावेज आपको दिए गए हैं जिसमें कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने साइन करके ये लिस्ट ली है, जिसमें कहा है कि ये वाले नाम तो आ चुके हैं प्रारूप सूची में और ये वाले नाम नहीं आए हैं। हर जिला प्रेसिडेंट ने उस लिस्ट को सत्यापित किया है 1 अगस्त को और अपने टेस्टिमोनियल्स भी दिए हैं। तो ये सूचना और भी लोगों तक पहुंचे, आप तक भी पहुंचे। चुनाव आयोग तो पारदर्शिता का स्वागत करता है।
और ये बहुत ही अच्छी बात है। शायद इससे अगर कुछ लोग जो छूट गए हों, अगर वो नाम दे पाए, तो चुनाव आयोग का तो नारा है हर पात्र मतदाता को सूची में लाना है और हर अपात्र मतदाता को सूची से हटाना है। तो उस उद्देश्य में ये हमारी मदद कर रहा है। एआई और डीप फेक हमारे लिए वास्तव में चुनौती है। अभी कल किसी एक ट्विटर हैंडल पर एक एआई जनरेटेड वीडियो थी जो कि सत्य से परे, लेकिन इस तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए चुनाव आयोग तो भरसक प्रयास करेगा, लेकिन कानून के दायरे में ही रहकर कर सकता है। एक और सवाल आया था कि आखिर चुनाव आयोग पात्रता की जांच क्यों कर रहा है। संविधान के अनुच्छेद 326 में हर मतदाता की पात्रता स्पष्ट रूप से लिखी गई है और वो पात्रता ये कहती है कि मतदाता सूची में नाम आने के लिए सिर्फ भारत के नागरिक और 18 वर्ष की आयु पूरे कर चुके व्यक्ति ही पात्र हैं। रेजिडेंसी लॉज भी हैं जो कि अलग कानून में बनते हैं, जो कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, या कोई व्यक्ति जो संविधान या किसी कानून के अनुरूप उसको वर्जित किया गया है चुनाव लड़ने के लिए, उनका नाम नहीं आ सकता। तो आर्टिकल 326 जो कि चैप्टर इलेक्शंस के अंदर आता है, जो कि हम यहां पर आपके समक्ष बैठे चुनाव आयोग की एक संवैधानिक जिम्मेदारी है, हम उसको निभाने के लिए पात्रता की जांच कर रहे हैं। नेक्स्ट 187. We'll come back. उसका जवाब मैं दे चुका हूं, शायद आपने, मैं दोबारा बता देता हूं। ग्रेडेड रिस्पांस होता है चुनाव आयोग का। अगर आप किसी भी विधानसभा के निर्वाचक हैं और समय रहते हुए अगर आप त्रुटियां बताते हैं तो आपको फॉर्म 7 भरना होता है। अगर आप किसी भी विधानसभा के निर्वाचक हैं और समय परिधि के बाद अगर गलतियां बतलाते हैं तो उसको सिर्फ एक राजनीतिक स्टेटमेंट माना जाता है। अगर समय के बाद आप त्रुटियां बतलाते हैं और मतदाताओं और चुनाव आयोग पर चोरी का आरोप लगाते हैं तो इन तीनों की ग्रेडिंग में फर्क है। और इसीलिए मैं सभी से यह निवेदन करूंगा कि अगर आप निर्वाचक नहीं हैं और अगर आपको शिकायत करनी है चुनाव आयोग के समक्ष, तो आपके पास, मेरे पास, किसी भी सांसद के पास, किसी भी एमएलए के पास और आपके पास भी सिर्फ एक ही विकल्प है, और वो विकल्प है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, रूल 20 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज बी, जिसमें कि आपको इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सामने जिस भी कारण से आप बता रहे हैं कि ये गलत है, आप वो एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे और आप शपथ लेंगे और आप इस बात को बताएंगे। आगे 187. ज्ञानेश सर, We'll come back. अंकित गुप्ता एबीपी न्यूज से। सर, 2-3 सवाल हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला सवाल ये है, जिसका भी आप भी जिक्र कर रहे थे कि साल भर में जो है ये स्पेशल समरी रिवीजन जो है कई बार होता है, स्पेशल समरी रिवीजन। तो इस साल की शुरुआत में जब जो है समरी रिवीजन हो चुका था, तो उसके बाद पिछले 6-7 महीनों में करीबन 22 लाख लोग मृत पाए गए, करीब 32 लाख शिफ्ट हो गए। तो ये आंकड़ा पिछले 6-7 महीने में 22 लाख लोग मर कैसे सकते हैं, ये सवाल उठाया जा रहा है। अगर समरी रिवीजन हुआ था और अब तक, तो ये आंकड़ा जो है क्यों इतना ज्यादा भिन्न, पहले ये सब क्यों नहीं हुआ। इसी के साथ में उसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है, विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं, इसका मतलब तो ये है 2024 का 1 साल पहले जो चुनाव हुआ था, वो इसका मतलब जो तमाम आप 65 लाख का आंकड़ा अभी दे चुके हैं, हो सकता है ये आने वाले दिनों में और बढ़े,
उन फर्जी मतदाताओं के साथ में हुआ था क्या चुनाव? ये तो सिर्फ बिहार की बात हो रही है, तो क्या इन फर्जी मतदाताओं के साथ में 2024 का चुनाव हुआ था? तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, क्या ये एनआरसी हो रहा है एसआईआर की आड़ में? ये सवाल लगातार कहा जा रहा है, और वो क्यों कहा यह जा रहा है कि एक धर्म के लोगों को वोट काटे जा रहे हैं, एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए कार्रवाई की जा रही है, तो लगातार इस तरीके के सवाल। 185. मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह है, मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इस बात का ग्रेडिंग कैसे की जाएगी कि जो अभी आपने उदाहरण देके बताया कि ईपीआईसी में एक आदमी नाम डुप्लीकेट करेगा, जब तक आपके पास कोई यूनिक फीचर नहीं होगा, जैसे आधार के मामले में बायोमेट्रिक्स एक यूनिक फीचर का काम करता है हर इंडिविजुअल के लिए ना, उसी तरीके से अगर आप ईपीआईसी से इसको नहीं जोड़ेंगे तो ये संभव ही नहीं है कि आप कभी जिंदगी में डुप्लीकेसी को चेक कर पाए, चाहे कितने एफर्ट्स कर लें। यहां आपको टेक्नोलॉजी की ही मदद लेनी पड़ेगी, मैनुअली ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि जब इस तरह की चीजें हमारे सामने आती हैं, यानी डुप्लीकेसी को चेक करने की, वही डुप्लीकेसी हमारे सामने जब वोटर लिस्ट में सामने आती है तो एक नया बखेड़ा खड़ा होता है। आप चुनाव आयोग के सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर किसी चीज की शिकायत की जा रही है तो क्या चुनाव आयोग सबसे पहले शिकायत की जांच करने पे जोर देगा या शिकायतकर्ता कौन है उसकी जो है वो कलई खोलने पे जोर देगा? ये एक ऐसी सवाल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पे इस तरह का दाग भी लगना अपने आप में शर्मनाक है। यानी अगर उससे आप हमें बचाइए, इस देश को तो बचाइए, इस डेमोक्रेसी को बचाइए, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं। 247. नहीं, just one. I'll come back to you. No problem. Damini Nath from the Indian Express. Sir, 7.24 crore electors forms were received as of 1st August. So how many of these submitted documents along with that? And now that 15 days are over, how many more documents have been made for these electors? And the other question I have is regarding, recommended by BLO and not recommended. What is the basis on which BLO will recommend or not recommend if the documents have not been submitted? 39. गुड आफ्टरनून सर, मनोहर केसरी, न्यूज एक्स और इंडिया न्यूज से। सर चुनाव आयोग लगातार क्लेरिफाई कर रहा है और कह रहे हैं सारे डाटा जो है सो मिसलीड करने वाले हैं, लेकिन आज भी राहुल गांधी ने इस बात को कहा है कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ मतदाता जोड़ा गया, वोटों का हेराफेरी लगातार किया जा रहा है। तो क्या इससे चुनाव आयोग की छवि धूमिल नहीं हो रही है? अगर धूमिल हो रही है तो आप लोग लीगल एक्शन उनके खिलाफ क्यों नहीं ले रहे हैं? दूसरा, लगातार वोटर का जो है सो ट्रस्ट चुनाव आयोग पर इससे कम हो रहा है, तो ट्रस्ट बढ़ाने के लिए आप लोग क्या करेंगे? 218. हेलो, इधर सर, मैं सर इधर राइट साइड, प्रशांत देव, न्यूज 24 से। 2 सवाल हैं सर मेरे। पहला सवाल ये है कि जो 65 लाख नाम कटने की बात आ रही है, ये तो ठीक है, आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। कितने नाम जुड़े फॉर्म 6 के, मतलब नए मतदाताओं, जब से एसआईआर शुरू हुई कितने नाम जुड़े? दूसरा, आपने कई बार ये बात कही कि निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं, वोट चोरी की जा रही है जिसमें कोई सत्यता नहीं है। अगर ये बात सच है, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि वैध मतदाता कोई छूटे नहीं, और अगर कोई लीडर, कोई भी लीडर अगर इस तरह का झूठ बोल रहा है, क्या आपके पास कोई अधिकार नहीं है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का? आप उनको बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन देते हैं। ये 2 सवाल है सर। पहला ये था कि 6 महीनों में इतने मृत लोग कैसे पाए गए। शायद इसका जवाब मैं पहले दे चुका था कि पिछले 20 सालों से जब ये नॉर्मल रिवीजन होता है तो घर घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं दिया जाता है, और शायद इसलिए कई बार जब घरों में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो इन्फॉर्मेशन बीएलओ के पास कैसे आएगी? तो बीएलओ के पास अगर उस परिवारजनों ने न बताई तो बीएलओ के पास संभव नहीं होगा। इसीलिए 22 लाख मतदाता कोई 6 महीने में मरे हुए नहीं हैं। ये वो मृत मतदाता हैं जो लगभग पिछले 20 सालों में रिकॉर्ड करने से छूट गए, और इन्यूमरेशन फॉर्म की वजह से ये सत्य सामने आ रहा है। एक बात जो मैं आपके माध्यम से भारत की जनता तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि मतदाता सूची एक विषय है
और मतदान करना दूसरा विषय है। मतदाता सूची में किसी का नाम गलत आ सकता है। अगर बूथ लेवल ऑफिसर से गलती हुई हो या राजनीतिक दलों ने उस पर ध्यान न दिया हो, तो किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में गलत आ सकता है। शायद ही किसी भी मतदान केंद्र में उस लेवल का परफेक्शन एसआईआर से पहले न रहा हो जहां की इस तरह की त्रुटियां न रही हो। इसके दो कारण हैं। एक तो हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग अब हम लोगों ने दिल्ली में शुरू की है और उसके साथ साथ उनके दायित्व को उनको समझाना। तो आपको अंदाज होगा कि कितने बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं इस देश में? 10.5 लाख। तो 10.5 लाख बूथ ऑफिसर्स इस गुणवत्ता के साथ काम करें, प्रयत्न पूरा होता है, लेकिन कुछ गलतियां रह जाती हैं। अब वो गलतियां सुधारी कैसे जाएं? तो उन गलतियों को सुधारने के लिए ही चुनाव आयोग ने जिन जिन राजनीतिक दलों को मान्यता दी है, उन दलों को ही यह अधिकार दिया है कि आपके जिला अध्यक्ष बूथ लेवल एजेंट्स को नामित कर सकते हैं और वो उनको सूची भी दी जाएगी और वो उसको शुद्ध भी कर सकते हैं। बूथ लेवल एजेंट्स भी उसी बूथ में रहने वाला व्यक्ति होता है। तो ये हमारी एक साझा जिम्मेदारी है, मतदाता की, बूथ लेवल ऑफिसर अर्थात चुनाव आयोग के पास जो डेपुटेशन पर अधिकारी है उसकी, और राजनीतिक दलों की। तो मतदाता सूची को शुद्ध करना, जिस पर हम आगे अब एसआईआर के साथ बढ़ रहे हैं, तो साझी जिम्मेदारी है। लेकिन बिहार में चूंकि हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स ने बूथ लेवल एजेंट्स और राजनीतिक दलों के साथ मिलकर ही काम किया, उसकी कॉपीज मैंने आपको दी हैं कि जो लोग मृत पाए गए, जो लोग स्थानांतरित पाए गए, जिन लोगों के 2 जगह मतदाता सूची में नाम है, वो सभी ने मिलकर सत्यापित किए हुए हैं। तो शायद इसीलिए जब 1 अगस्त के बाद हमारी डेली बुलेटिन आनी शुरू हुई तो किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। तो क्या इसके 2 ही अर्थ हो सकते हैं, या तो प्रारूप सूची एकदम शुद्ध है, जो कि चुनाव आयोग नहीं मानता। चुनाव आयोग कह रहा है कि 1 सितंबर तक हम समय देते हैं, इसमें त्रुटियां हो सकती हैं, आइए सब लोग आइए इसको शुद्ध करते हैं। 15 दिन अभी बाकी हैं। 1 सितंबर के बाद अगर उसी तरह के आरोप लगने शुरू हुए तो जिम्मेदार कौन? हर मान्यता प्राप्त दल को अभी भी 15 दिन बाकी हैं। अगर आपको अंदाज हो तो 1.5 लाख से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट्स हैं। बूथ लेवल ऑफिसर तो सिर्फ जब हम लोगों ने किया था तो 77,000 थे, उसके आधे थे। हम लोगों ने ये काम 20 दिन में समाप्त कर दिया था। तो मतदाता सूची का गहन परीक्षण, एक एक नाम के आगे मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपके जरिए आह्वान करना चाहता हूं कि सभी 12 राजनीतिक दल, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी के हों चाहे वो स्टेट पार्टीज के हों, अभी भी समय रहते 1 सितंबर से पहले इसमें गलतियां बताएं। चुनाव आयोग सुधारने के लिए तैयार है, लेकिन 1 सितंबर के बाद नहीं, क्योंकि उसके बाद वही दौर शुरू हो जाता है कि मतदाता सूची एक अलग चीज होती है और मतदान अलग चीज होती है। मतदान में जब कोई वोटर वोट करने जाता है और वो बटन दबाता है तो एक ही बार दबा सकता है। मतदाता सूची में अगर 2 जगह नाम हो तो वोट चोरी कैसे? नहीं हो सकती। वोट तो एक मतदाता एक ही बार डाल सकता है, और इसीलिए हमने कहा था कि चूंकि इस तरह की पीपीटीज बनाई जाएं
जिसमें कि चुनाव आयोग के डेटा को गलत तरीके से एनालाइज किया जाए और उसके जरिए ये कहा जाए कि चूंकि मतदाता सूची में ये नाम है इसीलिए मतदान गलत हुआ। मतदाता सूची और मतदान दो अलग विषय हैं और इन दोनों को अलग अलग ही देखा जाता है। दोनों के कानून भी अलग हैं। मतदाता सूची का कानून है लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 और मतदान करने का कानून है लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951। दोनों के नियम अलग हैं, दोनों के लोग अलग हैं और दोनों चीजों को जुड़ा के ऐसा भ्रम फैलाना कि अगर मतदाता सूची में कोई ऐसी चीज है, जैसे एक विषय आया था, किसी ने कहा कि साहब हाउस नंबर 0 है, 80,000 लोगों के हाउस नंबर 0 हैं, इसीलिए वो फर्जी हैं। अगले दिन कई सारे मतदाता खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं साहब हम तो यहां रहते हैं। तो आपके थ्रू मैं जनता को बताना चाहता हूं कि हर पंचायत और हर म्यूनिसिपैलिटी में जरूरी नहीं है कि आपका घर होते हुए भी उसको घर का नंबर दिया गया। तो चुनाव आयोग जो कि एक एक मतदाता को ढूंढ कर उसका वोट डलवाता है। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है मालेगांव, जहां सिर्फ एक मतदाता बहन के लिए पूरा चुनाव आयोग 2 दिन तक ट्रैकिंग करके जाता है और उनका वोट लेके आता है। वही चुनाव आयोग जो गिर फॉरेस्ट के पीछे एक महंत हैं, उनके लिए 1.5 दिन की ट्रैकिंग करने जाता है, पूरा वोट बूथ बनाता है और वोट लेके आता है। उस कर्मठता से, और आज से नहीं 75 सालों से उस विरासत से, कर्मठता से कार्य करने वाले चुनाव आयोग के ऊपर अगर निराधार आरोप आप मतदाता सूची और मतदान को मिला के और जनता के सामने अगर ये कहें कि चोरी हो रही है, तो ये गलत बात है। जनता सब समझती है। किसी व्यक्ति के अगर 2 जगह वोट भी हो तो भी वो एक ही जगह वोट करने जाता है। 2 जगह वोट करना कानूनी अपराध है। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है तो सबूत तो चाहिए। सबूत मांगा था, मिला नहीं। इसी तरीके से जिन लोगों के पास घर नहीं होता, आप लोग भाग्यवान हैं, कई लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। और फिर अगर ये कहा जाए कि वो फर्जी मतदाता है, ये हमारे गरीब मतदाताओं, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। 0 नंबर। आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। क्यों? क्योंकि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, जिस घर में वो रहते हैं, उन्होंने उनका नंबर नहीं दिया। शहरों में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जहां उनको नंबर नहीं है, तो वो अपने फॉर्म में क्या पता भरें? तो चुनाव आयोग के निर्देश कहते हैं अगर ऐसा कोई भी मतदाता इस देश में है, चुनाव आयोग उसके साथ खड़ा है और उसको नोशनल नंबर देगा। और चूंकि कंप्यूटर में जब उसको भरते हैं तो वो 0 दिखता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मतदाता नहीं है। मतदाता बनने की शर्तों में आपका पता इतना अनिवार्य नहीं है जितनी कि आपकी नागरिकता और आपके 18 वर्ष की आयु पूरा होना और जितना कि आप उस बूथ के आजू बाजू में रहते हैं। इन अनिवार्यताओं के तहत ही आपका वोट बनता है। शिकायत के ऊपर जांच क्यों नहीं होती? इस सवाल का जवाब भी देना बनता है। अगर मीडिया में किसी एक व्यक्ति के बारे में शिकायत आ जाए तो चुनाव आयोग कहता है कि नियम में तो नहीं है लेकिन कर लेनी चाहिए। वो सीईओ को बोलता है, या सीईओ कई बार चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, डीएम स्वतः संज्ञान ले लेते हैं और जांच कर लेते हैं। लेकिन
अगर आरोप 1.5 लाख मतदाताओं का हो तो क्या बिना किसी सबूत के, बिना किसी हलफनामे के 1.5 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी कर दिया जाए? क्या यह न्याय संगत होगा? कानून में न प्रावधान है, न कोई शपथ पत्र है, न कोई एविडेंस है, न कोई सबूत है, तो क्या 1.5 लाख नोटिस जारी करके उन मतदाताओं को एसडीएम के दफ्तर में बुलाया जाए और यह कहा जाए कि आप फर्जी हैं? क्या मतदाता चुनाव आयोग से यह नहीं पूछेगा कि आपके पास क्या सबूत है? आज भी आपके मीडिया में चल रहा है, जितने नाम लिए गए सब एक एक करके सामने आ रहे हैं। और अगर चुनाव आयोग ने उनको नोटिस दिया होता तो हमारी साख गिरती कि बढ़ती? किसी ने सवाल पूछा था तो मैंने सोचा बतलाता चलो। बिना किसी सबूत के किसी भी वैलिड मतदाता का नाम नहीं कटेगा। चुनाव आयोग हर मतदाता के साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। अगर कोई सोचता है कि एक पीपीटी देकर, जो कि चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं हैं, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची जरूर दी है, लेकिन पीपीटी में गलत तरीके से एनालाइज करना, गलत आंकड़े देना और यह कहना कि पोलिंग ऑफिसर ने कहा है कि इस महिला ने 2 बार वोट दिया है, इतने संगीन विषयों पर बिना हलफनामे के चुनाव आयोग को काम नहीं करना चाहिए। यह संविधान और कानून दोनों से विरुद्ध में होगा। और यह भी मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यह सवाल जो आया था ट्रस्ट, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जहां तक मतदाताओं की बात है, हिंदुस्तान में 60% से ज्यादा वोटिंग होती है। जो दुनिया के बड़े बड़े जनतंत्र जिसके लिए सोच सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है भारत। दुनिया का सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष यह कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट बढ़ी, समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए? जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि यह गलत था, और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला। चुनाव हुए 8 महीने हो गए। महाराष्ट्र में क्यों नहीं उच्चतम न्यायालय में चुनावी याचिका दायर की गई? फिर एक बात यह कही गई कि आखिरी घंटे में इतना मतदान कैसे? चुनाव आयोग ने जवाब दिया था और आप सबने लिखा भी था कि अगर 10 घंटे मतदान होता है तो हर घंटे 10% का औसत होता है। आखिरी घंटे में 10% से कम मतदान हुआ। तो यह बात कैसे कही जा रही है? ऐसा नहीं होता
कि किसी भी बात को अगर आप 10 बार बोलते रहें, 20 बार बोलते रहें तो सच हो जाए। सच सच होता है और सूरज पूरब में ही उगता है, किसी के कहने से पश्चिम में नहीं उगा करता। नेक्स्ट, Just next round. 272. सबको मौका देना है। Please. 272, 167, 184, 81. ये and लास्ट है। 266. सर हेलो Yes. सर मैं अखिलेश हूँ IANS न्यूज एजेंसी से। सर मैं अखिलेश हूँ IANS न्यूज एजेंसी से। मेरा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी आपको कहा है कि 22 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग होनी है कि आप ये 11 के अलावा जो लोग छूट गए हैं अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं वो आधार लेकर जाएं। आधार को उन्होंने कहा है कि आप उसको कंसीडर कीजिए। इसका मतलब ये है कि आप जब आगे का SIR कराएंगे या पूरे देश में कराएंगे तो आप ये मान चुके हैं कि 12वां आपका आधार होगा। दूसरी बात, दूसरा सवाल मेरा कि राहुल गांधी संवैधानिक पद पे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके तमाम सवालों को आपने जवाब दिया और कहा कि सबूतों के साथ आरोप लगाया जाना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि वो गंभीरता से आरोप नहीं लगा रहे हैं या वो सिर्फ राजनीति करने के लिए ऐसा कर रहे हैं? तीसरा मेरा सवाल है कि आपने कहा कि बार बार कहा कि आपको दो सवाल पूछिए। अगर देर से आप देते हैं, आप सवाल उठाते हैं तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने 18,000 नामों की एफिडेविट दिया हुआ है। ये राजनीति में बार बार सवाल उठ रहा है कि आपने उसका जवाब नहीं दिया। ये 3 सवाल हैं सर मेरे। ठीक, Yes. Please ask one question only. Sir. Please restrict yourself to one question. बता only. दो, बता। सर संजय शर्मा आज तक से मेरा सवाल यह है कि आयोग ने राहुल गांधी से कहा कि वो हलफनामा दें, उसके बगैर कार्रवाई नहीं होगी। बीजेड ने सवाल उठाया है, बीजेडी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले। सुन नहीं पाया, जरा दोबारा बोल दीजिए। संजय शर्मा आज तक से हूं। मेरा सवाल, आयोग नया जरूर है, सवाल पुराना है, लेकिन सवाल उससे जुड़ा है क्योंकि आप भी RP एक्ट की दुहाई देते हैं और संविधान की। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेडी ने कहा कि उन्होंने हलफनामा देकर उड़ीसा में मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत आपसे की थी। तो उसमें अब तक क्या कार्रवाई हुई है वो अगर आप बता सकें तो सही होगा। और दूसरा, लोग टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दूसरी तरफ मुकाबले में चुनाव आयोग की। क्या चुनाव आयोग रथ का टूटा पहिया लेकर कृष्ण की तरह? आगे बताएं। जी। हाँ, भाषा देखिए, भाषा अच्छी रहे तो अच्छा लगता है। जी सर, 184। मैं इंडिया टीवी से शोएब रजा। मेरा सवाल सर ये है कि बिहार में जो ड्राफ्ट की सत्यता की जांच हो रही है, बाद में जो सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, ऐसी बहुत बड़ी आबादी है। हम गए थे बिहार में, जो वो दस्तावेज 11 के 11 में से एक भी नहीं दे पा रहे। अभी हम देख रहे थे कि उनमें से मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए एक होड़ मची हुई है बनाने की, आधार से ही बन रहा है वो भी। तो उन लोगों के लिए मुश्किल ही हो रहा है कि जो 15 दिन का अब समय बचा है उसमें भी अगर वो मूल निवास प्रमाण पत्र या इस तरह कोई सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाते और एक बड़ी आबादी ऐसी रह जाती है जिसकी सत्यता नहीं होती, तो उनके लिए आप लोग क्या करेंगे? 266 इधर दीजिए। 266। Sir, Anubhuti Vishnoi from the Economic Times. So I'll repeat this question because you haven't replied to that one. 7.2 crore enumeration forms have come in. How many have come in without any of the 11 documents? I told her I'll reply. Yes. 81. Sir, second, sir, in 2004 when intensive revision was carried out, it's an EC order which clearly states that Arunachal and Maharashtra are being left out of intensive revision because polls are due, assembly polls are due within months. But you have, the Election Commission this time has set aside that principle for Bihar. If you could explain that. Okay. Third, when you took over as CEC, you have identified political parties as a key stakeholder. And you've also held rounds of meetings and consultations with them. Do you think, given the kind of criticism SIR has drawn, maybe there should have been a wider consultation with political parties before embarking on such a massive exercise? सर, मैं मनीष अग्रवाल नवभारत टाइम्स से। हाँ सर, जैसा कि आपने कहा राहुल गांधी के बारे में कि हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी 7 दिन के अंदर, नहीं तो हम मानेंगे सारे आरोप निराधार हैं। अगर राहुल गांधी ऐसा नहीं करते हैं तो क्या भ्रम की स्थिति ऐसी देश में फैली रहेगी? चुनाव आयोग अपने स्तर पे क्या इस बात को कंफर्म करेगा कि जो वोटर लिस्ट हमारी है वो बिल्कुल ओके है और आरोप निराधार हैं? सेकंड इज, जो SSR हर साल होता है सर,
जैसे बिहार की बात करें तो 22 साल बाद हो रहा है, तो 3 साल वोटर हर साल जुड़े, 65 लाख अगर वोटर, तो क्या हमारी चुनाव आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं जो हर साल SSR हो रहा है कि ये कैसे एटलीस्ट डेड वोटर कैसे जुड़ रहे हैं हर साल, तो क्या उनकी भी कोई जवाबदेही बनती है सर? थैंक यू। पहली बात, That's okay, that's, please. पहली बात ये दोबारा आई कि साहब डेट्स को लेकर पूछा गया, तो मैंने स्पष्ट किया था कि लोक प्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत जो रिवीजन होता है वो चुनाव से पहले होता है। बिहार का चुनाव 22 नवंबर 2025 से पहले संपन्न किया जाना है, क्योंकि बिहार की जो हमारी विधानसभा है उसकी कालावधि वहां समाप्त हो रही है। हमारे पास 1 जनवरी 2025 का एक स्पेशली रिवाइज किया हुआ एक रोल था, इंटेंसिव नहीं था। आमूमन तौर से चुनाव से 6 महीने से अगर ज्यादा हो तो हम लोग को वोटर लिस्ट रिवाइज करनी चाहिए। तो अगर 1 जनवरी से 22 नवंबर तक हम रिवाइज नहीं करते तो इस 11 महीने से ज्यादा के अरसे में काफी त्रुटियां हो सकती थी। अगर हम 1 अप्रैल 4 ही तारीख को हो सकता है रिवीजन कानून के तहत, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, तो उन्हीं तारीखों को जो 18 साल की उम्र प्राप्त करते हैं उनको वोट का अधिकार मिल जाता है। तो अगर हम 1 अप्रैल करते तो फिर यह बात आती कि अभी तो आपने SSR कराया है तो आप फिर करा रहे हैं। अगर हम 1 अक्टूबर करते तो यह बात आती कि बिल्कुल चुनाव सर पर है। तो एक ही विकल्प उपलब्ध था और वो था 1 जुलाई की क्वालिफाइंग डेट मानते हुए एक रिवीजन होना चाहिए। दूसरा विषय, तो इंटेंसिव रिवीजन क्यों, SSR क्यों नहीं? ये बात मैं आप लोग ही तो कह रहे हो कि SSR में इतना गहन परीक्षण नहीं हुआ, इसीलिए कई त्रुटियां पाई गईं जो कि अब इन्यूमरेशन फॉर्म से आ रही हैं। दरअसल SIR ही तो है जो इन सारे आरोपों का जवाब है। अगर SIR में सब लोग मिलकर, सारी राजनीतिक पार्टियां मिलकर अगर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने के लिए, राजनीतिक उद्देश्यों से परे जाकर राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए अगर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने के लिए काम करना चाहें तो आज भी बिहार में 15 दिन बाकी हैं और चुनाव आयोग उन सभी का शुक्रगुजार रहेगा जो मतदाता सूची शुद्ध करने के लिए अपना योगदान देंगे। ये बात कही गई कि किसी एक राज्य से, उड़ीसा से या उत्तर प्रदेश से कुछ शिकायतें की गई। बात वहीं की वहीं है। चुनाव हारने या जीतने के बाद जिस मतदाता सूची पर चुनाव हुआ उसके ऊपर बिना हलफनामा दिए, हलफनामा दिया गया ये बात ठीक नहीं है, बिना हलफनामा दिए, बिना ओथ दिए, सिर्फ एक पत्र लिखकर अगर हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स और SDMs और DMs इनके कार्यशैली पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो ये गलत है। एक सवाल जो मैं पिछली बार जवाब नहीं दे पाया था कि साहब जो ये SIR बिहार में चल रहा है उसमें कितने लोगों के डॉक्यूमेंट आ गए, कितने लोगों ने रिकमेंड किया, किस बूथ लेवल क्या रिकमेंड किया, डाटा लेने की कोशिश तो हो रही है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि चुनाव आयोग मल्टी लेवल कंस्ट्रक्ट से काम करता है। बूथ लेवल ऑफिसर बूथ लेवल पर है, जहां औसतन करीब 1000 से कम मतदाता है, 200 घर हैं। उसके ऊपर आता है बूथ लेवल